गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप सो आपको लास्ट क्लास याद होगी। हीट ट्रांसफर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। हीट ट्रांसफर के अंदर हमने हीट ट्रांसफर के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास ना 3 मेथड्स होते हैं। याद है क्या बेटा? हल्का हल्का 3 मेथड्स पढ़े थे। जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ। क्या क्या था? एक कंडक्शन था, एक कन्वेक्शन था और एक रेडिएशन था। अच्छा, हमने बोला था कि हमारे सिलेबस के अंदर ना कंडक्शन और रेडिएशन है। कन्वेक्शन के न्यूमेरिकल्स या बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, तो बेसिकली हमने कंडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब रेडिएशन की बारी। सुनो, थ्योरी सुनो बेटा, ध्यान लगाओ, फटाफट जल्दी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रेडिएशन इवन पुराने वाले से आसान है। चलिए शुरू करते हैं, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसके अंदर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जैसे सन से यहाँ तक हीट आती है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में ही आती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, समझते हैं। ये भी और एक एक्स्ट्रा बात है कि रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर है वो फास्टेस्ट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है भाई। लाइट से अगर कोई हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो तो फास्टेस्ट होगी ही। यहाँ तक भी समझते हो। कुछ थ्योरीज हैं जो हो सकता है आपको अजीब लगे, आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप समझे कि ऐसा है। मैं समझाता हूँ क्या होता है रेडिएशन के प्रोसेस में। कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे एग्जाम्पल मैं, और मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। 0 केल्विन ही क्यों, वो बाद में देख लेंगे, बस ऐसे समझिए। मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो ऐसा होगा कि मैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर हीट रिलीज करूंगा ही करूंगा। मैं चाह के भी इसे रोक नहीं सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता है। क्या बोल रहा हूँ मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गरम गरम चाय लेके आया और लाके मैंने यहाँ रूम में रख दिया, और रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय के अंदर से हीट बाहर निकलेगी कहाँ में? रूम पे। बताओ, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अब दोबारा मान लो मैं चाय लेके आया और चाय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। मान लो मैं इट्स लाइक कि मान लो मैं एक बीकर के अंदर चाय लेके आया, चाय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ गर्मी कहाँ ज़्यादा है? मतलब इट्स लाइक टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है? तो बाहर। तो हीट कहाँ से कहाँ आएगी? बाहर से अंदर नहीं। ये ही तो बता रहा था बेटा। अगर किसी बॉडी का 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर, क्या 0 से ज़्यादा है? हाँ सर, ये तो 273 प्लस 10 यानी कि 283 है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 283 होगा तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, क्योंकि ये 0 केल्विन से ज़्यादा है तो इसके अंदर की हीट बाहर आएगी। रेडिएशन के थ्रू आप उसे रोक नहीं सकते। समझ पाया? तो सर इस तरह तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये सब थोड़ी देर में तो ये गर्म हो जाएगा, ठंडा थोड़ी होएगा। अच्छा हाँ, बात तो सही है। तो सुनना, मैंने कहा कि बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, मतलब इट्स लाइक कि चाय के अंदर से हीट बाहर आएगी और बाहर की हीट अंदर भी जाएगी, दोनों काम होगा। तो जो आपको असली दुनिया में होता है या असली दुनिया में ऐसे अलग से जो नोटिस होता है, उसका रीज़न ये है कि इस बार इसके अंदर से बाहर जाने वाली जो हीट है वो कम है और जो अंदर आने वाली हीट है वो ज़्यादा है। दैट्स इट। इतना ही फर्क है बस। समझ पाया क्या हमने? द फैक्ट इज, अगर एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा आ जाए कि इसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा बाहर की तरफ, तो अगर आपने लिख दिया कि नहीं हो रहा तो गलत है, वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या कहता है रूल ये कहता है 0 केल्विन से ज़्यादा है तो रेडिएशन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगा ही होगा। मतलब अगर मैं ठंड के मौसम में बैठा हूँ तो बॉडी के अंदर की हीट बाहर आएगी। बता आया कि नहीं आया? समझ पाया? और गर्मी के मौसम में बैठा हूँ तब भी आएगी। ठंड में तो चलो समझ में आता है, गर्मी में भी आएगी। हाँ, तो फिर ये टेम्परेचर चेंजेस कैसे होते हैं? डिफरेंस से। ऐसा नहीं है कि हीट ट्रांसफर रुक जाता है, रेडिएशन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता ही रहता है। बताओ, समझ पाया बेटा? समझ पाए? सर 0 केल्विन के ऊपर ही क्यों? अरे क्योंकि 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आप 0 केल्विन पे हो तो उसे इंटरनली ये बोला जाता है कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। मीन्स बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी ही नहीं है। बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हल्का भी वाइब्रेट भी नहीं कर रहे। अभी तो एनर्जी है नहीं तो फ्लो कहाँ से करेगी? क्या आज तक हम 0 केल्विन पे पहुंच पाए? नहीं। लैब के अंदर भी हम 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाए, 3 या 4 केल्विन तक ही आज तक पहुंच पाए। तो मतलब आज तक हम ऐसा कर ही नहीं पाए कि हीट फ्लो ना हो रेडिएशन के प्रोसेस से। बार बार बोल रहा हूँ, रेडिएशन के प्रोसेस से, कंडक्शन में नहीं। ये रूल्स रेडिएशन में लगते हैं। समझ गए बेटा? आगे बढ़े। चलिए, यही सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी है। और जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि अगर कोई 0 डिग्री से ज़्यादा है, 0 केल्विन से ज़्यादा है, इस सब थ्योरी को ना प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहते हैं। नाम है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नाम नहीं है, लेकिन कभी कभी ना ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं
कि स्टेटमेंट लिखा होगा, उसे मैच करना होगा कि थ्योरी किसने दी थी, या फॉर्मूला लिखा होगा, इक्वेशन लिखी होगी, मैच करना होगा कि किस साइंटिस्ट के ने ये बोला था, मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह। तो हाँ भाई, उसके लिए ये काम आ जाता नाम, प्रिवोस्ट थ्योरी। समझ पाया बेटा? बढ़े आगे फिर, चलिए बहुत अच्छे। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, आप समझिएगा। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? भाई सीधी बात है, जितनी मान लो एक बॉडी है, इसके अंदर से तो हीट बाहर निकलेगी, तो बाहर का हीट अंदर आएगी आएगी। अगर ऐसा हो जाए कि अंदर से हीट बाहर ज़्यादा जा रही हो और आ कम रही हो, तो क्या नेट ये आएगा कि मेरी हीट बाहर ज़्यादा जा रही है, तो मैं ठंडा हो रहा हूँ, मतलब मेरा टेम्परेचर कम हो रहा होगा। समझ आया क्या कहा मैंने? सीधी सीधी बात है। अच्छा, अगर मेरे अंदर हीट ज़्यादा आ रही है और जा कम रही है, तो क्या मेरा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा? अगर ऐसा हो जाए कि जितनी हीट मेरे अंदर आ रही है उतनी हीट मेरे अंदर से जा रही है, तो क्या सब बैलेंस हो जाएगा? ऐसे वाली कंडीशन में, ऐसे कंडीशन को, ऐसे हालात को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सी बड़ी बात है? क्या थर्मल इक्विलिब्रियम वो वाली कंडीशन होती थी जिसमें टेम्परेचर सेम होता है? हाँ, तो टेम्परेचर सेम होता ही है, लेकिन टेम्परेचर सेम होने का मतलब है क्या क्या हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा? हो रहा है, रेट बराबर है, तो जितना गया उतना आया, हिसाब बताओ। समझ पे आ गया बच्चे? चल बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। अब आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज सरफेस बिहेवियर। ये क्या होता है क्या नहीं वो मैं बताता हूँ, आप बस देखते जाओ। सुनो, कोई भी बॉडी है, उसका जो सरफेस है उस पर जब हीट सप्लाई होगी तो वो तीन चीज़ें कर सकता है। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ। मतलब मान लीजिए सरफेस है, आपने इसके अंदर हीट सप्लाई करी, तो हो सकता है जब लाइट इससे आके टकराई तो इसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट, हो सकता है ये ग्लास हो तो कुछ लाइट इससे आर पार हो जाएगी। याद है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस? तो लाइट की फॉर्म में ही तो हीट आ रही है, तो आप लाइट ही समझ लो। तो लाइट आई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो गया। सर ऐसे कैसे पता आपको एब्जॉर्ब हो गया? अरे यार एक बात बताओ, हीट एनर्जी डालोगे शीशे पे, शीशा गर्म नहीं होगा क्या? आर पार नहीं निकल जाती क्या रोशनी? निकल जाती है। कुछ हल्का हल्का सा रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो मतलब ये है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बॉडी की बात कर रहा हूँ। जनरल बॉडी के अंदर तीनों प्रोसेस होते हैं भाई। बताया कि नहीं आया समझ? अब ध्यान से समझो, ये तो थी थ्योरी। अपने को क्या समझना है, अपने के न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है वो देखो। मान लो आपने टोटल हीट दी, तो वो टोटल हीट तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कैसे? कुछ हीट तो रिफ्लेक्शन में चली जाएगी, कुछ हीट इसमें रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन या को अंदर करके ट्रांसमिट हो जाएगी, हम उसे ट्रांसमिट बोलते हैं, और बाकी कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। बताओ आया कि नहीं आया समझ? अच्छा एक और चीज देख, अगर मैं इस क्यू को नीचे ले जाऊं तो 1 शुड इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी बोल देता हूं मैं इसको, अपॉन क्यू प्लस क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू। सही है ना? ध्यान से देख, कितनी हीट रिफ्लेक्ट हो गई डिवाइडेड बाय क्यू टोटल हीट, इसे कहा जाता है किसी भी बॉडी की रिफ्लेक्टिंग पावर। क्या कहा जाता है इसे? रिफ्लेक्टिंग पावर। सर क्या होती है रिफ्लेक्टिंग पावर? सही तो है, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल हीट। सही तो है, मतलब यही है ना सर। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये वापस दे दिए, तो कितने में से वापस दे दिए? 100 में से। कितने? 10, तो 10 अपॉन 100। सही तो है, यही तो है आपकी रिफ्लेक्टिंग पावर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया? क्लास सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाली ट्रांसमिटिंग पावर क्यू टी बाई क्यू, और लास्ट वाली क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू क्या होगा? एब्जॉर्बिंग पावर। ध्यान से समझ, रिफ्लेक्टिंग पावर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल टी से, और इस वाले को ए से। ध्यान रखिएगा स्मॉल ए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। ठीक है बेटा? चल अब समझ, क्या मैं इसे अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि सर ऐसे तो आप ये बता रहे हो ए प्लस आर प्लस टी, किसी को भी पहले लिख लो यार, इज इक्वल टू 1। हाँ इसका मतलब यही, देखो सही है ना? सही है ना? सबको समझ में आ रहा ना बेटा? चल अच्छा बहुत बढ़िया। और सुन, ए क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर, आर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पावर, टी क्या होता है? ट्रांसमिटिंग पावर। अच्छा अंदर से तेरे को पता है ये कितने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हो रही है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ हीट? समझता है? चल एक बार बात,
ऐसी भी बॉडी हो जाए, ऐसी भी बॉडी होती हैं जिनका आर ज़्यादा हो ए कम हो, टी ज़्यादा हो आर कम हो। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, असली दुनिया में होता है ऐसी बॉडी या नहीं होती, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है फिलहाल, एक ऐसी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं कि वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी है। अब ये क्या है समझ लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका स्पेशल नाम बोला गया इसे ब्लैक बॉडी। क्या होती है ब्लैक बॉडी? अगेन ध्यान से सुनते रहो। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक ही कलर का हो। पहली बात, ब्लैक बॉडी नाम है, ये मत सोचना कि ब्लैक कलर का होगा। यूजुअली ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की होती है, हाँ, पर ये यूजुअली का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ नाम है। ओके, फर्स्ट चीज तो फिर ब्लैक बॉडी का नाम ही ब्लैक बॉडी है, बस वो ब्लैक कलर की नहीं होती। तो होती क्या है? ऐसी बॉडी जो जितनी भी लाइट एनर्जी या रेडिएशन उसके ऊपर आए वो सारी बॉडी को, सब चीज को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हेयर्स, मतलब जहाँ से ये सफ़ेद नहीं हुए हैं, वहाँ से जहाँ से सफ़ेद नहीं हुए हैं वहाँ से अगर मैं हेयर्स को देखूँ तो क्या ये ब्लैक बॉडी है? नहीं, ये ब्लैक कलर के हैं, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। और अगर ये ब्लैक बॉडी को हम इसे थोड़ा थोड़ा ब्लैक बॉडी मान भी लें तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों? क्या इसमें से बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है, शाइन भी तो हो रही है भाई। नहीं आया क्या समझ? आया? ब्लैक बॉडी अलग बात, परफेक्ट ब्लैक बॉडी अलग बात। लेकिन पढ़ते हुए या इसके अंदर फिनोमिनन में फिजिक्स पढ़ते हुए जब भी हम डिस्कस करें और हम बोले ब्लैक बॉडी, तो समझिएगा कि हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। गॉट इट? क्या होती है ब्लैक बॉडी? क्या होती है ब्लैक बॉडी? वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सर उसका जो क्यूआर है वो क्यू के बराबर है? हाँ, आपने हीट दी मान लो 100 जूल, वो 100 की 100 एब्जॉर्ब कर गया वो। सर मैंने क्यूआर बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी। मैं एब्जॉर्बिंग की बात कर रहा था। एक बार यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है, हटा भी देते हैं इसको। मैंने रिफ्लेक्टिंग बोल दिया, आई एम सॉरी। मैं क्या बोल रहा था, मान लीजिए आपने 100 जूल दी और वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर गया। अब सोच, तूने 100 दिया था और 100 ही वो एब्जॉर्ब कर गया, तो क्या इस हिसाब से तो ए की वैल्यू 1 आ गई? नहीं आया क्या समझ? आया? तो इनडायरेक्टली क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो ब्लैक बॉडी होती है ना, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। इस हिसाब से उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर कितनी होगी? 0, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा हो। देखो समझ में आ गया बच्चे? बस यही सब लिखा है। एक होती है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, एक होती है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, एक होती है परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी। ऑल दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉडी है, इसलिए आप इस बात को ज्यादा एम्फेसाइज करके रखिएगा कि ब्लैक बॉडी वो जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1। याद रहेगा क्या बच्चे? बड़े फिर आगे, बहुत बढ़िया। यही सब मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, आपके नोट्स बने हुए हैं सबके, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लिखा हुआ है मैंने, क्यों नीचे आ गया? इट्स लाइक ये RAT ये सब अभी अभी लिखा था। यही वही बात है, रिफ्लेक्टिंग पावर, ट्रांसमिटेड पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। फिर से वही बात, क्या 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अगर R1 हो गया मीन्स कि एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, ट्रांसमिट भी नहीं कर रहा, क्या 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या परफेक्टली रिफ्लेक्शन बॉडी, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा? बॉडी को कह देंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। क्या हुआ? तो अगर टी की वैल्यू 1 हो गई तो क्या परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी, और अगर सीधे ऐसे ही अगर मतलब इट्स लाइक ए की वैल्यू 1 हो गई तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या फिर परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव बॉडी। मतलब परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव बॉडी का ही नाम है एक तरीके से ब्लैक बॉडी। बस बात ये है, समझ पाया? समझ पाया? चल अच्छा, यही सब मैंने लिखा हुआ है थोड़े थोड़े नोट्स के अंदर कि असली दुनिया में तो कोई ब्लैक बॉडी है ही नहीं। फिर भी मैक्सिमम ब्लैक, मतलब 99%, 99.4% ऐसे करके ब्लैक जो हमारे कॉमनली यूज्ड या देखे जाते हैं एनवायरनमेंट में, एक तो है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो होता है बेटा, ये काजल होता है। गाना सुना ना, अखियों का यूं काजल, वो वाले काजल। ठीक है, एक बच्ची भी आती है भाई हमारे यहाँ काजल। तो इट्स लाइक 99.6% ब्लैक होता है। एक और होता है इससे भी ज़्यादा, मगर ये यूज़ नहीं होता, ये तो हमने लैब में बनाया। काजल तो नॉर्मली यूज़ करते हैं ना लोग, ये हमने लैब में बनाया है, प्लैटिनम ब्लैक बोलते हैं उसको। 99.8%, इससे ज़्यादा तो अभी तक बना नहीं है, अभी तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक। अभी बन गया हो या फिर लेटेस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो बात अलग है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने थ्योरीज लिखी हैं कि भाई परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है क्या नहीं, ये सब। अब देखो बेटा,
नया टॉपिक है, दैट इज नोन एज फेरीज ब्लैक बॉडी। अब ये क्या है फेरीज ब्लैक बॉडी, इसे छोड़ो, जो डायग्राम बना हुआ आप मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है ये दोबारा रिवाइज करो। सर ब्लैक बॉडी वो जिसके अंदर अगर रेडिएशन जाए या लाइट जाए तो वापस ना आए, एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उसी के अंदर रह जाए, इट्स लाइक ये ना। सुन, क्योंकि ब्लैक बॉडी बन नहीं पा रही थी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो बन नहीं पा रही थी, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ये फेरी। फेरी इसने कहा मैं ना ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करूंगा। तो इट्स लाइक ये बना पाया कुछ हद तक, कुछ समय तक। कैसे वो देख लो एक बार। इसने क्या किया, इसने किस तरीके का चैम्बर लिया जिसके आगे बहुत छोटी सी ओपनिंग थी, और ये वाली जो इसकी ये जो बॉडी है पीछे की, इसे इसने बाहर से तो ब्लैक कर दिया और अंदर से ना रिफ्लेक्टिंग बॉडी रखी, मतलब अंदर से मिरर, अंदर की साइड मिरर है, मतलब इस साइड से मिरर है और इस साइड से तो नॉर्मल बॉडी है। समझ गया। अब हुआ क्या कि अगर लाइट इसके अंदर गई तो क्या रिफ्लेक्शन होने की वजह से इधर, यहाँ फिर रिफ्लेक्शन हो, फिर इधर, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो, इधर 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 इधर, क्या लाइट इसके अंदर ट्रैप हो गई? कुछ देर के लिए हो पाएगा, लाइट को कौन रोक सकता है, मगर बट एग्जाम्पल के लिए आप सोचो, ऐसे सोचो, क्या 1 2 4 5 सेकंड के लिए अगर लाइट इसके अंदर ट्रैप होके रह गई तो क्या जो लाइट इसके अंदर आई वो इसी के अंदर रह गई? तो अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसकी सही कंडीशंस के हिसाब से तो ये ब्लैक बॉडी है, क्योंकि ब्लैक बॉडी वही होती है जिसके अंदर लाइट जाए और वापस ना आए, वो एब्जॉर्ब कर जाए, कर गई एब्जॉर्ब। इसे बोला गया फेरीज ब्लैक बॉडी। सिर्फ थ्योरी आएगी, कभी कुछ खास न्यूमेरिकल इसमें है क्या ही हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल, बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाया? पढ़े और आगे अगेन छोटी छोटी सी बातें हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एमिसिव पावर। क्या होती है एमिसिव पावर वो मैं बता रहा हूँ। मतलब सारे के सारे नोट इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको वो डेफिनेशंस ना लिखनी पड़े, पढ़नी तो पड़ेंगी, भूल जाओगे आप थोड़े दिन में एमिसिव पावर क्या होती थी, एमिसिविटी क्या होती थी, एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती थी, अब इतने सारे वर्ड्स आते हैं भूल सकते हो आप। तो नोट्स इसलिए बनाया गया ताकि आपकी डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हो, सीधी सीधी बात है। मॉड्यूल्स वगैरह जो आपके पास हैं उनमें भी है नोट्स, फिर भी क्योंकि मतलब ये पढ़ने ईजी होता है ऐसे नोट से, इसलिए नोट्स बनाए मैंने। अभी सुन, एमिसिव पावर क्या होती है, सुनो बेटा। हमने जब कंडक्शन पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी जिसे आप कहते थे हीट करंट। क्या होता था, क्या होता था हीट करंट? dq बाई dt। बेसिकली dq बाई dt जो आप हीट करंट बोल रहे हो वो अंदर से है क्या? dq मतलब छोटी सी हीट, dt मतलब कितने टाइम में। अंदर से सोचें तो हीट करंट मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही, इसे कहेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। यही था ना। आज भी एमिसिव पावर की मदद से आप हीट ट्रांसफर का पता लगा सकते हो कुछ लिमिट तक। क्या बोल रहा हूं सुनते रहो। मान लीजिए आप, मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी है और आपको ये पता है कि मेरी बॉडी, क्योंकि मेरा टेम्परेचर 0 से तो ज़्यादा है, तो क्या मेरी बॉडी के अंदर से बाहर हीट जा रही होगी? से यस और नो? मेरी बॉडी के अंदर से बाहर हीट जा रही होगी। अब अगर मेरी बॉडी से बाहर हीट जाएगी और मैं आपसे कहूं कि मेरी बॉडी से जो हीट का बाहर निकल रही है उसका रेट डिवाइडेड बाय द एरिया, मतलब सर समझो, अगर मैं ऐसा पतला सा हूँ, छोटू सा हूँ, इस पेन के जैसे, तो भाई मेरा एरिया कम है, तो जो इसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी कंपेयरिंग टू जो सच में मैं ऐसे 100 किलो का हूँ, मतलब केजी पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब देखने में जो ऐसा मैं भारी बहुत ज़्यादा सा सरफेस एरिया रखता हूँ, तो जैसे मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मेरे अंदर से हीट बाहर जाती है, उसका रेट ज़्यादा होगा। बता ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसे ऑकवर्ड मत लेना वीडियो, ये जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ऑकवर्ड मत लेना, ऐसे जनरली बात बताता हूँ, ऑब्जर्व करना। आपने शायद सुना हो कि जो मोटे लोग होते हैं ना उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। मुझे तो बहुत लगती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है और बहुत ठंड लगती है, क्योंकि मैं मोटे लोगों में आता हूँ। रीज़न देख, मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा मोटा मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा जगह से ज़्यादा रेट पे हीट निकलेगी। नहीं समझ पा रहा क्या? समझ पा रहा है ना? कैसे सर, कैसे सर, कैसे? भाई यहाँ से भी हीट, यहाँ से भी हीट, यहाँ से भी हीट, यहाँ से, अरे भाई इतना सारा एरिया, सब जगह से हीट बाहर आने की जगह है आपके पास, ये एरिया आपके पास, इसलिए हीट ज़्यादा। कौन सी बड़ी बात है? और फील करके देख लो, मान लो पानी है, मैंने एक ग्लास में रख दिया, 4-5 घंटे भी छोड़ देता हूँ, इवेपोरेट नहीं होता। एक ग्लास पानी मैं ऐसे पूरे ऐसे फर्श पे फैला दूँ, फ्लोर पे, तो वो 5-10 मिनट में इवेपोरेट हो जाएगा, बल्कि जल्दी भी हो सकता है। तो क्यों ऐसा, क्यों? एरिया ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, हीट ट्रैवल या हीट का एक्सचेंज रेट बढ़ गया, दैट्स इट। ऐसा होता है। समझ पाया बच्चे? चलो तो दोबारा से,
तो सर क्योंकि एरिया से भी, अब की बार रेडिएशन वाले हिसाब किताब में एरिया पे भी डिपेंड करता है हीट एक्सचेंज, इसलिए अब की बार ये मत देखो कि रेट ऑफ हीट चेंज क्या है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, अब की बार ये भी देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ इतना सारा। इसका नाम होता है एमिसिव पावर। क्या होता है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, डी क्यू बाई डी टी विद ए, मतलब डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट पर यूनिट एरिया। समझ पाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं नहीं हमें तो इसकी यूनिट बना के दिखाओ, तो क्या वो बना पाओगे आप बड़े आराम से? कैसे सर, देखो जूल पर सेकेंड तो वॉट हो गया, और ए क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि सर वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो यही नहीं हो गया कि कितनी हीट पर सेकंड ट्रांसफर हो रही है 1 मीटर स्क्वायर से? यही होता है एमिसिव पावर। बताओ आया कि नहीं आया? ध्यान से, एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा था, वो स्मॉल, सॉरी वो स्मॉल ए था एब्जॉर्प्टिव पावर। ट्रांसमिटिंग पावर भी पढ़ा था, स्मॉल टी था। रिफ्लेक्टिंग पावर पढ़ा था, स्मॉल आर था। अभी एमिसिव पावर पढ़ रहा हूँ, वो कैपिटल ई है, स्मॉल ई नहीं है, कैपिटल ई है। स्मॉल ई से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्मॉल ई कुछ और है, स्मॉल ई एमिसिविटी है। वो क्या होती है एमिसिविटी अभी बताऊंगा, फिलहाल पहले एमिसिव पावर को देख लो, वो कैपिटल ई है। क्या होता है कैपिटल ई? एमिसिव पावर, और फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी बाई ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, यूनिट वगैरह सब आपको पता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। अच्छा बढ़िया सर, ये किस काम का है, वो भी आएगा ना भाई, किस काम का है। सुन एक और बात, यहाँ पे ना छोटा सा स्मॉल ए भी लिखा है, वो मैंने डेफिनेशन में लिखा नहीं सर। मतलब कुछ नहीं, मैं बोल रहा था इसके ना यहाँ पे स्मॉल ए भी लिखा है। अब ये स्मॉल ए क्या है, वही एब्जॉर्प्टिव पावर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर मैंने ए क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मैंने ये ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। तो क्योंकि मैंने ये ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है इसलिए स्मॉल ए की वैल्यू मतलब मैंने 1 कर दी। तो अगर मैंने 1 कर दी तो क्या 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं फिर। अंडरस्टैंड, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर होती है डी क्यू बाई डी टी विद पर यूनिट एरिया। अगर किसी जनरल बॉडी की होगी तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो, वैसे फॉर्मूला ये होता है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैं एक बार मैं ही बताता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था एक ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर आप अभी बता रहे थे क्या, डी क्यू बाई डी टी और ये ए, ये बता रहे थे ना, ये बता रहे थे ना। अच्छा, और एक जनरल बॉडी की क्या, या एक नॉर्मल बॉडी की क्या, डी क्यू बाई डी टी और ए और स्मॉल ए के साथ, है ना यार, है ना यार। देख अगर मैं इसकी रेशियो ले लूँ के 1/a रह जाएगा, सही है। ए क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। कि सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, क्या है तो आपने पढ़ा हुआ है, मेटल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पढ़ा हुआ है ना नॉन मेटल्स के मुकाबले। मतलब इट्स लाइक ये तो मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर से गर्म होता है। समझ पाया, ये सरफेस में डिपेंड करता है। आगे बढ़ूँ, ठीक है। क्या आप देख रहे हो कि रेशियो ऑफ ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर और नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर का रेशियो कांस्टेंट है भाई। ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर का रेशियो कांस्टेंट है। क्यों सर, सब ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए तो कांस्टेंट है ही किसी पर्टिकुलर बॉडी का, तो रेशियो भी कांस्टेंट है। बताओ समझ पाया कि नहीं समझ पाया? सबको समझ में आया? बस यही सब लिखा है मैंने इन चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको ये तो बता दिया ना, डी क्यू बाई डी टी विद ए एमिसिव पावर होती है। अब एक बात और सुन लो, एमिसिव पावर फील से क्या होती है, हीट आने की कि हीट जाने की, क्या ये एमिसिव पावर क्या? वेरी गुड, एमिसिव पावर मतलब सर कि पर सेकंड कितनी हीट बाहर जा रही है पर यूनिट एरिया। बताओ यहाँ तक समझते हो कि नहीं समझते? पक्का? अभी मैंने दोबारा से जो लिखा था ज़रा उसे देखें, ध्यान देना।
क्या एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा A टाइम्स ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी? कैसा सर? अरे ये होता है ना एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी विद एरिया इंटू स्मॉल ए। तो डी क्यू बाई डी टी और ए वो तो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी है ही, समझता है ना बेटा ये? चलो ये वाली, अगर आपको ये वाली बात जो मैंने सामने लिखी है ये समझ में आती है तो आप इस बात को फील करो कि ये तो कांस्टेंट है ही भाई, ब्लैक बॉडी तो एक इमेजिनरी या आइडियल बॉडी है, उसकी तो एमिसिव पावर कांस्टेंट होगी ही। इसका मतलब क्या एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? देख ध्यान से, समझ में आया? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, क्या कि सर ई जो है ए के प्रोपोर्शनल है, मतलब ई मतलब एमिसिव पावर मतलब बाहर छोड़ने का रेट, ए मतलब एब्जॉर्बिंग पावर मतलब एब्जॉर्ब करने का रेट। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे पे? वो इसका मतलब जो जितना ज़्यादा लेगा वो उतना ज़्यादा देगा। मैंने कहा था मोटे लोगों को गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। रीज़न ये है कि अगर गर्मी का मौसम है तो बाहर का एनवायरनमेंट से ज़्यादा हीट खा जाते हैं, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी भाई। और जब ठंड हुई तो हीट बाहर जानी थी, तो क्या बचा के रख लेना, फिर ज़्यादा के ज़्यादा, मतलब जो चीज़ ज़्यादा जल्दी ही लेती है वो ज़्यादा जल्दी ही देती है, जो ज़्यादा लेता है वो ज़्यादा लेता है। सो सिंपल। मतलब अगर मौका मिले ब्लैक बॉडी को एनर्जी देने का तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगी। सो सिंपल, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अबे यार ये तो सही बात है ना, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा कमाने भी तो चाहिए, तभी तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। सही बात है ना? मेरे को टेस्ला लेनी है तो टेस्ला लेने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए, टेस्ला कार। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्योर थ्योरीज हैं, बस इन थ्योरीज से लग के वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपने देखे होंगे। बताओ समझ पाए क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है फिर डिंग 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 डिंग, ये लिखा बेटा यहाँ पे गुड एमिटर्स और गुड एब्जॉर्बर्स, मतलब जो बढ़िया से लेता है वो बढ़िया से देता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अब सुनो, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं मॉन्सन व्हील। ये क्या होता है मॉन्सन व्हील? छोड़ो इसको, आप पहले विबग्योर के कलर्स याद हैं आपको? क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब समझना, इसके अंदर से इंडिगो हटा दो, क्योंकि इंडिगो तो एयरलाइन होती है और एयरलाइन तो उड़ गई, फालतू का जोक था मगर इंडिगो हटा दो। एक्चुअली में ना इंडिगो कोई कलर नहीं होता, इंडिगो और वॉयलेट बहुत पास पास सा होता था तो उससे इग्नोर कर दिया गया। तो कितने बचे? 6। वो लिखे मैंने, देख ध्यान से, वॉयलेट, इंडिगो हटा दिया मैंने, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब आप इसे बना रहे होंगे तो आप तो ऐसे बनाइएगा, कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो नहीं लिखना है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कहीं से भी बना लेना। आप ये मत कहना कि सर ये तो थोड़ा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे कैसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 लाइनें, ओ सॉरी 3 लाइनें बनाओगे, 6 कलर्स तैयार, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे क्या जाता है मॉन्सन व्हील। अब ये क्या करता है उसे मेरी बात, ये क्या करता है वो मेरी बात समझिएगा। आपको ये पता होगा कि, आपको ये पता होगा बेटा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनती है, तो हमने पढ़ा है। उसके अंदर से अब से हम इंडिगो को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इस टॉपिक में कर दो अभी, बाकी जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा तो अब कितने कलर से मिलके बनती है? 6। मॉन्सन व्हील ये कह रहा है कि अगर व्हाइट लाइट किसी कलरफुल बॉडी पे डाली जाए तो वो बॉडी वो कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगी। समझने की कोशिश करना। अगर मुझे कोई कलर रेड दिख रहा है, फॉर एग्जांपल रेड तो है नहीं मेरे पास यार, चलो मोबाइल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है और ये मोबाइल मान लो रेड कलर का दिख रहा है। अभी ये कौन सा कलर का है पता नहीं, छोड़ो रेड मान दो। मान लो ये मोबाइल रेड कलर का दिख रहा है नहीं ये रेड कलर का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो ये मोबाइल मेरे को रेड कलर का दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? व्हाइट लाइट आई, इसके ऊपर पड़ी, व्हाइट लाइट के अंदर 7 या 6 कलर्स, सारे के सारे कलर्स हैं, वो इसके अंदर चले गए और ये एब्जॉर्ब कर गई, एक्सेप्ट रेड। व्हाइट लाइट आई, इस तक पहुंची, सारे खा गई ये, किसको छोड़ के खा गई? सारे रेड को। वो जो रेड बच गया वो इससे टकरा के वापस आया आपकी आइज पे, तो आपको एक ऐसा दिखा रेड। क्यों? क्योंकि आपकी आइज तक तो रेड पहुंचा था। तो क्या मतलब ये रेड कलर का है? नहीं, रेड कलर कुछ नहीं होते। इसका मतलब ये जो भी सामने आपको कलर दिख रहा है वो वाले कलर की लाइट को छोड़ के बाकी सब खा जा रहा है। इस हिसाब से तो ब्लैक सारी लाइट खा जाता है। हाँ
बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, और वाइट मैक्सिमम लाइट्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो सर फिर ऐसे तो फिर मिरर वाले फील आनी चाहिए थी वाइट कलर में। ओहो, वो सब हम लाइट के टॉपिक में पढ़ेंगे, लाइट का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। बस इतना समझो, अगर रेड कलर दिख रहा है मतलब वो बॉडी रेड को छोड़ के बाकी सब खा जाती है। अभी आप इतना ही समझो। बताओ यहाँ तक समझते हो? आप भी समझता है बेटा? चल तो सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बॉडी है और इसका रेड कलर है, आपने इस पे वाइट लाइट डाली, ये कौन सा नहीं खा रहा है? रेड नहीं खा रहा। इतना समझते हो? ये पहली चीज़ हुई। अब इसे ज़रा पॉज करके अलग रखो, सेकंड चीज़ समझो। सेकंड चीज़ ये है जो मॉन्सन व्हील से हमें पता चली कि अगर किसी बॉडी पे वाइट लाइट डालोगे तो जिस कलर को वो नहीं खा रहा है वो कलर हटा दो। तो अब अगर वो कलर हटा दिया, वो कलर छोड़ दो, तो वो कलर छोड़ दोगे तो फिर अब दिखेगा क्या? क्या बाकी वाइट लाइट दिखेगी? नहीं। समझने की कोशिश करना। वाइट लाइट में से आपने रेड हटा दिया और अब पूछा जाएगा कि अगर मैं वाइट लाइट में से रेड हटा दूं तो कौन सा कलर दिखेगा? तो ऐसा नहीं कि सर वाइट में से रेड हटा दिया तो वाइट थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कलर हटा दोगे उससे ऑपोजिट वाला कलर दिखेगा। ये हैं वाइट लाइट के 7 कलर्स, इंडिगो इग्नोर करके बाकी 6 लिखे हैं। किसी ने कहा रेड कलर की बॉडी थी, ये रेड हटा दो, वाइट लाइट है आपके पास, मैंने वाइट लाइट दी, आपने कहा इसमें से रेड हटा देना ज़रा, मैंने रेड हटा दिया, क्या दिखेगा? इसके सामने वाला। आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखने लगेगी। बेसिकली ग्रीन कलर की जो लाइट आपको दिख रही है ना, उसके अंदर से वो वाइट लाइट ही है, उसके अंदर से रेड हटा हुआ है। मतलब अगर ये ग्रीन कलर के पर्दे हैं ना, इसके अंदर ना रेड कलर का वाइट पर्दे लिए, रेड निकाल दिया। आपको सर ये कैसे हुआ? अरे वो तो मतलब इट्स लाइक केमिकल इंजीनियरिंग हुई होगी ना, वो कर करा के इस तरह एक पेंट बना दिया होगा, डाई बना दी होगी, फिर उसको सप्लाई करिए और तब पर्दे बने। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ पर्दे बनाने वाले जानते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या पता जानते हो कुछ कुछ, लेकिन हाँ पर ये इंजीनियरिंग है। बताइए आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। सर इससे इतनी सारी मेहनत करके आपने बता तो दिया, पर इससे हमें क्या मतलब है? वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करें, आंसर मत देखना। देखा तो नहीं आंसर? अरे यार चलो दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। अब क्या ही दिख गया यार, क्वेश्चन पढ़ो और देखो फिर जस्टिफाई करता है क्या आंसर। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा? क्यों? तो सही कह रहे हैं बेटा, ध्यान समझो। मान लो एक रेड कलर की बॉडी थी, अभी हमने पढ़ा था कि मान लो एक रेड कलर की बॉडी है, इसका मतलब कि वो रेड कलर को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? तो अब अगर आपने उसको बहुत सारी हाई टेम्परेचर पे सारी की सारी रेडिएशंस आपने उसको दे दी, मतलब उसको सब कुछ मिला, लेकिन उसकी नेचर ही पहले ये थी कि वो रेड को नहीं खाएगा, क्योंकि उसे तो वो छोड़ रहा था, रेड कलर को तो नहीं खा रहा था। अब आपने उसको सारी एनर्जी दे दी, थोड़ी देर वेट कराया, ठंडा करके आपको बाहर लेके आए, तो बताओ किसकी कमी है इसके पास? रेड की। क्यों? क्योंकि जब इसे भर भर के एनर्जी दी जा रही थी तब इसने क्या नहीं ली? रेड। तो किसकी कमी है? रेड की। तो रेड की कमी है तो क्या हल्का हल्का वाइट दिखेगा क्या? नहीं। रेड की कमी होने का मतलब ऑपोजिट कलर दिखेगा, रेड की कमी होने का मतलब ग्रीन दिखेगा। देखो फील आया क्या? सबको फील आया बेटा इधर क्लास में? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक और बार ट्राई करते हैं, मतलब अगर एक ग्रीन कलर की बॉल है, मतलब ये सब चीज खा रही है एक्सेप्ट ग्रीन, तभी तो ग्रीन दिख रहा है। मान लो एक बॉल है मेरे पास ग्रीन कलर की, कुछ गर्म वरम नहीं गया, कुछ नॉर्मल, मान लो ये बॉल है ग्रीन कलर की, ये क्यों दिख रही है ग्रीन कलर की? क्योंकि ये सारी लाइट खा रही है ग्रीन को छोड़ के, वो ग्रीन ही मेरी आइज तक पहुंच रहा है, तो मेरे को तो ग्रीन ही दिखेगा भाई। समझ पाया क्या? अच्छा सुन, फिर अगर मेरे को ये ग्रीन ही दिख रहा है, अब मैंने कहा एक काम करो, इस पर बहुत सारी लाइट डालो, हाई टेम्परेचर पे रेडिएशंस डालो इस पर, तो उसमें सारी लाइट डाली, लेकिन इसकी नेचर क्या थी कि मैं सब खा लूँगी, चलो ठीक है, क्या नहीं खाऊंगी? ग्रीन। इसने ग्रीन नहीं खाई। अब आपने बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर आपने बाहर निकाल के लाया, ठंडा वंडा किया, इसे कहा चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब बताओ अब क्या हाल है? ये कहेगा मैंने सब खा लिया था एक्सेप्ट ग्रीन, तो अब मैं वाइट थोड़ी दिखूंगा, मैं येलो थोड़ी दिखूंगा, मैं वो दिखूंगा जो ग्रीन के ऑपोजिट है, राइट? क्या ऐसे ये भी हो सकता था ब्लू और ऑरेंज में?
क्या ये अब क्या इसमें एक और क्वेश्चन करना समझदारी नहीं है, पता ही समझते हैं क्या नहीं। ठीक है, वन मोर ट्राई करते हैं। अब की बार ये वाला पढ़ो, और अब की बार आंसर नहीं करा मैंने, अब किसी ने याद कर लिया हो तो पता नहीं मुझे। देखो दोबारा से ट्राई करो, ट्रू है या फॉल्स है, बताओ 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 बताओ। सही है, ट्रू है, कैसे? वेरी गुड, ब्लैक बॉल सबको खा जाती है एक्सेप्ट ब्लैक, ऐसा एक बच्ची बोल रही है, पागल है क्या? ब्लैक बॉल सभी खा जाती है, एक्सेप्ट कुछ नहीं होता इसके लिए। ब्लैक तब दिखता है, हाँ ब्लैक तब दिखता है जब वो लाइट ना हो, लाइट ना होना ही अंधेरा है या ब्लैक है। अच्छा, और वाइट क्या है? जब वो सारी की सारी लाइट छोड़ दे रहा है, मतलब कुछ नहीं खा रहे। अब आपने क्या किया, अब आपने इसे हाई टेम्परेचर पे रखा, और मतलब हाई टेम्परेचर पे करके डार्क रूम में रखा, तो होगा क्या, जो कुछ नहीं खा रहा था, जो मतलब ब्लैक वाला था, उसको भी हीट की, तो जब उसको हीट की तो क्या वो सारी खा गया? हाँ, और वाइट वाले ने कुछ नहीं खाया। अब जब आप इसे ठंडा करके दूसरी जगह लेके आओगे, अभी तो वाइट वाले ब्लैक वाले ने तो सब कुछ खा रखा है ना, अभी सारा बाहर छोड़ देगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि जो जितना लेता है वो उतना देता है। जब वाइट और ब्लैक दोनों थे आपके पास, ज़्यादा किसने खाया? ब्लैक ने, तो वाइट वाले ने क्या खाया? नेग्लिजिबल। तो ये बेचारा जब बाद में इसमें आया टाइम, तो अब ये क्या मेरे पे है ही नहीं देने के लिए, अभी आपको डार्क दिखने लगेगा। लेकिन जो ब्लैक वाला था अब वो बहुत बढ़िया शाइन मारेगा, समझता है क्या? देख तेरे को पता नहीं है, लेकिन असल में ना कलर की, मतलब जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग ना कलर्स को बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। हम लोग या मैं, हम लोग का मतलब मैं तो नहीं कलर्स को बहुत अच्छे से पहचानता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यार मैं ब्लैक कलर में स्मार्ट दिखता हूँ, मतलब मुझे बढ़िया लगता है ब्लैक कलर। मतलब जब भी शॉप पे जाता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें होंगी मेरे सामने, बहुत सारे कलर होंगे, मैं सारे कलर देख के फिर मैं कहूँगा अच्छा ब्लैक दे दो। ऐसा होता भी अक्सर, जो ब्लैक कलर होता है वो आपको बहुत अट्रैक्ट सा करता है करके, है ना। रीज़न, ब्लैक कलर जब आप धूप में निकलते हो तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब आप कमरे के अंदर या फिर रूम में या फिर पार्टी में कहीं जाते हो, अलग से ही शाइन आती है उसके अंदर, वो फील देता है शाइनिंग वाला। अब शाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि एकदम ट्यूबलाइट बन गई, एकदम इसमें से रोशनी निकल रही है, वो फील आती है शाइन वाली, वो पता नहीं, बस बाकी समझ जाए ना यार। शाइन का मतलब ये कि बेटा उसके अंदर से मैक्सिमम ना रेडिएशंस बाहर आ रही हैं। बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो आपको भले ही दिख ना रही हूँ पर फील तो हो रही हैं। जैसे यूवी रेज हैं, असर तो डालती हैं, फील तो होती हैं। फील होना और दिखना अलग अलग बात है ना दो, तो असर तो डालती हैं। ऐसे ही ना ब्लैक कलर में से ना मतलब अलग ही रेडिएशंस बाहर आती हैं। वो रेडिएशंस ऐसी जो आपको दिख नहीं रही पर फील तो होती हैं कि कुछ तो है। वो कुछ तो, मैं कब कह रहा हूँ कुछ तो, कि ट्यूबलाइट ही बन गया आपका। हाँ, बढ़िया लगता है उसे, या बढ़िया लगना कहते हो। अच्छा, इंसान को बढ़िया क्या लगता है? जो अलग हो। ऐसा थोड़ी बढ़िया लगता है क्या, तो जो कुछ भी अलग हो तो ह्यूमंस को अच्छा लगता है, वो जो अलग होना है वही ब्लैक है। समझ पाया? ब्लैक भी क्या, वाइट भी ऐसे ही लगता है। समझ के देख, वाइट भी जो होता है, जब वाइट बहुत बढ़िया लगता है जब आपका इट्स लाइक डार्क पार्टीज हो तो उसमें वाइट अच्छा लगता है, इवनिंग पार्टीज में वाइट भी अच्छा लगता है। समझ पाए? चलो हम कहाँ ही पार्टी वार्टी में चले गए हैं, वैसे भी लड़कों का तो सब चलता है, इन्हें चाहे पिंक पिना दो सब चलता है। नाउ वन मोर टर्म दैट इज एमिसिविटी। अब ये बस ज़्यादा परेशान मत हो, 5 ही टर्म है। अब्जॉर्प्टिविटी या अब्जॉर्प्टिव पावर है ना, ट्रांसमिटिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, एमिसिव पावर, एंड द लास्ट इज एमिसिविटी। ये सारे अलग अलग है। एमिसिविटी स्मॉल ई से डिनोट होता है, एमिसिविटी स्मॉल ई से डिनोट होता है। समझ पाया? अब क्या होता है एमिसिविटी बेटा? एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। सही है यार? कितना एमिसिव पावर, मतलब मैं नॉर्मल बॉडी हूं, मैं ब्लैक बॉडी के मुकाबले कितना ज्यादा रेट से ट्रांसफर कर रहा हूं हीट, इसे ही हम, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। अब ध्यान से सोच के देख, सर नॉर्मल बॉडी का होता है डी क्यू बाई डी टी इंटू ए। मैं लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं, देख बेटा, ई एन बी ये क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी और स्मॉल ए, और यहाँ पे भी ए अपॉन में ब्लैक बॉडी का क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी और ये ए। अबे तो ये तो कट जाएगा यार, इस हिसाब से तो स्मॉल ई जो है वो ए के बराबर आ जाएगी, है ना।
हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा था, जो जितना लेता है वो उतना देता है। एमिसिविटी इज लाइक कितनी एनर्जी दे रहे हो तुम, और एब्जॉर्प्टिविटी इज लाइक कितनी एनर्जी या हीट ले रहे हो तुम। ध्यान से समझो, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, मतलब मैथमेटिकली ये इक्वल है लेकिन फील दोनों का अलग है। एब्जॉर्प्टिव इज द अंदर आने का रेट एंड दिस इज द बाहर जाने का, वो भी रेशियो वहां भी था, वहां हीट का रेशियो था। ध्यान से देखो, स्मॉल ई में एब्जॉर्प्टिव सॉरी एमिसिव पावर के रेशियो है। फील आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? क्या सर, अरे ए जो था वो तो Q अपॉन Q था ना, और E जो है वो तो ये है ना, तो ये न्यूमेरिकल इक्वल हैं। इससे हमें जो पता चला वो ये कि जो जितना ले जाता है वो उतना ज़्यादा रेट से दे देता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अंदर से इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही बातें। समझते हो ना? मतलब इट्स लाइक के मान लीजिए जितने मेरे मार्क्स आए, मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए और मेरे फ्रेंड के भी 100 में से 90 मार्क्स आए, तो क्या हम दोनों के मार्क्स इक्वल हैं? हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों के मार्क्स एक ही हैं? अबे अबे उसके मार्क्स उसके घर में जाएंगे, मेरे मार्क्स मेरे घर में जाएंगे। सही बात है ना? ये क्या बात हुई है ना? नहीं वो भी तो एक बात नहीं है ना, अलग अलग है ना। तो कटे बेटा, तूने उल्टा फुल्टा कर दिया, तेरे आए और उसके कटे। मैं ऐसे इक्वल नहीं कह रहा हूँ, मैं तेरे भी आए उसके भी आए, दोनों पे पॉजिटिव ही है, उसमें इक्वल कह रहा हूँ। ये बात भी सही है वैसे। चलिए फिर, समझ पाए क्या? समझ पाए? चलिए, क्या आपको ये फील हो रहा है फिर इस हिसाब से तो जो ब्लैक बॉडी है उसका ई भी 1 होना चाहिए? हाँ, इस हिसाब से तो ब्लैक बॉडी का ई भी 1 होना चाहिए ना भाई? सही तो बात है फिर, सही बात है ना? और इस हिसाब से जो नॉर्मल बॉडी है उसका ई 1 से कम होना चाहिए, ये भी सही बात है। नॉर्मल बॉडी को 1 ई 1 से कम होता है, क्योंकि ए 1 से कम होता है, क्योंकि 1 तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, और मतलब फिर तो परफेक्टली एमिसिव या एमिसिविटी उसकी 1 हो जानी चाहिए, वो तो नहीं होती नॉर्मल बॉडी में, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? सब बताओ, फील आया क्या सबको? तेरे को फील आया बेटा? बढ़े फिर आगे, बढ़े फिर आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, इसे कहते हैं स्टीफेंस लॉ। क्या है ये स्टीफेंस लॉ, वो मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। बेसिकली मैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इसलिए बोल रहा हूँ बेटा इसको, पहली बात तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, लॉ के प्रूफ नहीं होते। अरे ग्रेविटेशन का लॉ तुमने पढ़ा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और उसको जोड़ के कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल जी। प्रूफ थोड़ी है ये तो ये है कि ये तो इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, मिला के बताओ न्यूटन ने प्रूफ जो है वो एक्सप्रेशंस या चीज़ों के होते हैं, लॉज के नहीं होते। तो स्टीफन लॉ है, तो इसके प्रूफ में भावनाओं में मत बहो, जो बोल रहा हूँ उसे समझो कि कहता क्या है। लॉ मतलब हम ये देखते हैं कि ये ठीक है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट वगैरह कर करा के कुछ तो ला दिया है, अभी कहना क्या चाह रहा है इस लॉ, वो समझते हैं। देखो, जब भी हीट के बारे में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हीट का ट्रांसफ़र का रेट। मतलब एक बॉडी है जिसमें 1 सेकंड में 200 जूल ट्रांसफ़र हो जाता है, और दूसरी बॉडी है जिसमें 1 सेकंड में 100 ही जूल ट्रांसफ़र होता है। अभी तो वो ज़्यादा बढ़िया बॉडी है ना हीट के केस में, तो समझ पा रहा है? तो स्टीफेंस लॉ बेसिकली आपको हीट का ट्रांसफ़र रेट ही बताता है। देखते हैं क्या है। वो बोल रहा है कि जो आपका एमिसिव पावर है, मेन लॉ ये है, इसके एक्सप्रेशन हम निकालेंगे हम। ई क्या है? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर याद करो क्या था, और ब्लैक बॉडी के हिसाब से सोच लो अभी फिलहाल के लिए। एमिसिव पावर याद करो क्या था? dq/dt और a, मतलब डिवाइड में a इज द एरिया। अगर नॉर्मल बॉडी होती तो स्मॉल ए भी साथ में आएगा, सही है? और क्या स्मॉल ए की जगह मैं स्मॉल ई भी लिख सकता हूँ? स्मॉल ए और स्मॉल ई एक ही बात है, इक्वल है, एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ। गॉट इट? गॉट इट? चल अब सुन क्या कह रहा है वो। स्टीफन लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ की। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, बस इतना सही है, बस इतना सही है सर। हाँ मतलब एक बार दोबारा से सर। ई अंदर से क्या है? dq/dt और एरिया और a इज इक्वल टू नॉर्मल बॉडी के लिए। ओ मैंने इक्वल टू लिख दिया भाई। सही है? ये क्या लॉ है? स्टीफन लॉ। अब अगर स्टीफन लॉ तेरे को पता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू dq/dt भी निकाल सकता है। कैसे? एरिया को उधर ले जा। बुलाया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? समझता है क्या? समझता है बेटा? समझते हैं यहाँ पे भी सब लोग? इसमें क्या सर, अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था सर? अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था dq/dt। लो स्मॉल ए को ब्लैक बॉडी के लिए अगर मैं 1 भी लिख लूँ तो क्या हो जाएगा? a T⁴। क्या फर्क पड़ गया? बताओ, आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी को तो कांस्टेंट लगेगा,
हर लॉ, हर साइंटिस्ट अपना अपने नाम से देता है कांस्टेंट यार। जैसे कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना। और वो अगर आपने 12th पढ़ी है तो उसके अंदर वो था 1/4πε0, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। हर किसी का कांस्टेंट अलग अलग होता है भाई। जिसने 12th नहीं पढ़ी है, कोई 11th का बच्चा देख रहा है बेटा लेक्चर, तो कोई बात नहीं, अभी जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो पता है ना, F = कैपिटल जी m1 m2/r²। तो उसमें जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट है ना, हर कांस्टेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे भी जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आया, तो उसको सिग्मा से डिनोट किया, और सिग्मा को बोला स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोला? स्टीफन कांस्टेंट। समझ पाया क्या? क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू? वो लिखी हुई है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यूज वहां वो दे देता है, बस नाम ही इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। गॉट इट एवरीबॉडी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये लॉ ही है। आप कांस्टेंट के साथ याद कर लो, E = सिग्मा T⁴, बात एक ही, लॉ ही इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। चले आगे, सब समझते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार छोटा छोटा सा प्रूफ है वो देख लें। अभी आपने देखा था MSA पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय द MSA पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी की रेशियो ही ई स्मॉल ई बोला जाता है। तो इस हिसाब से तो अगर मैं नॉर्मल बॉडी की MSA पावर निकालूं तो स्मॉल ई इंटू EB भी लिख सकता हूँ। EB भी मतलब ब्लैक बॉडी, है ना, है ना, है ना। ई तो अपनी जगह, अब ब्लैक बॉडी को क्या मैं सिग्मा इंटू T⁴ लिख सकता हूँ? अभी तो देखा था तूने। क्या ए को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो नया फॉर्मूला तैयार है, EA सिग्मा T⁴। आपको सर नहीं 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 नहीं, मुझे तो एब्जॉर्प्टिव पावर से करना है। भाई भावना मत बहो, ए और ई बराबर हैं, ये अपने को पता है। ए लगाता तो इधर लगाना पड़ता, ई लगाया तो इधर लगा रहा हूं। अब जब एग्जाम में एमिसिविटी की टर्म्स में चीजें आती हैं तो आप जबरदस्ती एब्जॉर्प्टिविटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप एब्जॉर्प्टिव पावर को छोड़े, एमिसिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो जो पढ़े हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आगे बढ़ें। बताइए आया कि नहीं आया? सही है। तो एक फॉर्मूला आपके सामने है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, चेंज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट dQ/dt = EA सिग्मा T⁴। ई क्या है? एमिसिविटी। ए क्या है? एरिया। सिग्मा क्या है? और टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के पावर 4 पर्टिकुलर। तो किसी भी टेम्परेचर पे कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो सामने। बताओ समझते हो क्या? फर्स्ट न्यूमेरिकल। करंट नहीं बोलते इसको, इसे हीट करंट नहीं बोलते, क्योंकि करंट मतलब फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ हीट। ये फ्लो नहीं हो रहा, ये एक बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, रेडिएशन है। तो आप इसे हीट करंट नहीं बोलेंगे, इसे रेट ऑफ हीट फ्लो बोलेंगे। बताओ आया कि नहीं आया? चल तो फिर क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, इधर भी। ओके, आई होप सो सबने कर लिया होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता सर। कैसे सर? देखो पहले डायरेक्ट करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे सर? देखो E मतलब एमिसिविटी, मटेरियल सेम है तो E कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट क्योंकि एक ही बॉडी है, सिग्मा तो होता ही कांस्टेंट है। क्या मैं इस पूरे को नया कांस्टेंट K मान लूँ? हाँ, क्या हो जाएगा? dQ/dt = KT⁴। dQ/dt = KT⁴। देखिए इधर dQ/dt = KT है 0 डिग्री सेल्सियस, पर फॉर्मूला काम करेगा स्टीफन वाला सिर्फ केल्विन में। तो क्या 0 को केल्विन में बदलो 273, तो 273⁴। अब भावनाओं में बह के 270⁴ को कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना है कि लाओ सर पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे फिर भावना में नहीं बहना है। अगला देख कि dQ वो कह रहा है कि तब इतना टेम्परेचर हो जाएगा, तब क्या होगा? तब दूसरा टेम्परेचर बदल जाएगा यार। तो क्या नया वाला dQ/dt शुड इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या अभी 273 डिग्री सेल्सियस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 273 0 प्लस 273 मतलब क्या 2 × 273। रेशियो लो फटाफट सर, इसका रेशियो लेंगे K से K कट जाएगा। क्या ये 273 ये 276 की पावर 4 डायरेक्ट ही कट जाएगी, तो बचेगा क्या 1/2⁴ और 2⁴ मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा सर हम कैलकुलेट भी कर लें, देख लें कहीं 16 टाइम 1/16 हो रहा है कि 16 टाइम हो रहा है कि 1/16 टाइम हो रहा है। मतलब अरे यार टेम्परेचर बढ़ा तो हीट का रेट बढ़ेगा कि कम होगा? तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? जेई के बच्चे हैं या नीट के भी बच्चे हैं, तो हम इतने तो स्मार्ट होने ही चाहिए भाई। मैं तो कहता हूँ बोर्ड के भी बच्चे हैं तो इतना तो स्मार्ट होने ही चाहिए कि जब फॉर्मूला ही कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से, जब टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ना चाहिए, तो हम इतना क्यों सोच रहे हैं कि 16 टाइम्स होगा कि 1/16 टाइम्स होगा? क्या बच्चे वाले क्वेश्चन की तरह सोच रहे हैं, है ना, है ना, है ना। 9th में सोचते हैं ऐसे। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सबका हो गया था यहाँ, आई होप सो ऑनलाइन में भी हो गया होगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई अब सुनिए, अगर कोई समझिएगा ज़रा,
अभी अभी ना हमने थोड़ी देर पहले ही इस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो हीट रिलीज भी करेगी और वो हीट गेन भी करेगी। बता हाँ या ना? ध्यान से सोच कि जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। जो हीट वो खा रही होगी वो हीट आपकी जो बॉडी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो हीट एनवायरमेंट की जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा। समझता है क्या? समझता है क्या? इट्स लाइक अगर कोई एग्जांपल देना हो तो ऐसे समझो कि मान लो मैं किसी कोचिंग में जाता हूँ और मैंने उस कोचिंग में कहा कि सर मैं आपके यहाँ पढ़ा लूँगा, बताओ सैलरी कितनी दोगे? अबे तो मेरे को तो 1 करोड़ चाहिए सैलरी में। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कितनी लूँगा, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी दे रहे हैं। अब मान लो कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो 50,000 दूंगा और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो 1 करोड़ लूँगा और मैं पढ़ाने चल दूँ, अबे तब वो देंगे ही नहीं। ये क्या बात है भाई? तो इट्स लाइक अगर आप ले रहे हो कुछ तो ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड करता है कि देने वाला कौन है। समझ पा रहा है? सो अगर मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो ये मेरे टेम्परेचर पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, रेडिएशन में सामने वाले के टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर पड़ेगा। बता समझता है क्या? हाँ लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ, अगर मेरे को आपको गिफ्ट देना है तो भाई मेरी मर्जी, तेरा जैसी सिलेक्शन हुआ जेई में या नीट में जो भी, एकदम टेस्ला कार खिलौने वाली खेलने वाली चलो, तो ये इस बात पे मतलब बेसिकली डिपेंड करता है। अगर मेरे को देना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है यार। तो अगर मैं हीट रिलीज कर रहा हूँ वो मेरे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बताओ समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ठीक है, तो देख बेटा क्या लिखा मैंने कि सर हीट अब्जॉर्ब जो करेगा वो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4। टी नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्योंकि ये तो मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ये तो सराउंडिंग मेरे को दे रहा है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए ना यार ये वाला। तो बता आया कि नहीं आया? समझते हैं? अच्छा अगला देख, हीट ऑफ रेट ऑफ हीट एमिशन मतलब मैं जो दे रहा हूँ अरे वो मेरे टेम्परेचर पे करेगा यार, है ना? तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4, टी मेरा बॉडी का मेरा मतलब बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। बता आया कि नहीं आया? अब कुछ मैंने दे दिया और कुछ मैंने ले लिया, नेट कैसे निकलेगा? डिफरेंस से सर माइनस करो। मान लो आप 100 ले रहे हो और 200 दे रहे हो तो 200 में से 100 माइनस करो। उल्टा भी हो सकता है, मान लो आप 200 ले रहे हो और 100 ही दे रहे हो, ऐसे ही होता है ज़्यादातर। भाई हमें भी जब सैलरी वैल्यू मिलती है या फिर जब हम पैसे वैसे कमाते हैं तो हम गरीबों में दान भी तो देते हैं। अबे गरीबों तुम दान नहीं देते कि सर हमने तो लिया ही है बस? अबे ये क्या ही है? मतलब जब हम कमाते हैं तो हम दान भी तो देते हैं ना, है ना? अरे तो मम्मी से पॉकेट मनी मिलती है तब भी तो किसी गरीब की मदद कर ही देते हैं हम लोग। सर अपनी ही कर लेते हैं हम सोचते हैं हम ही गरीब हैं, अपनी ही कर लो बहुत बढ़िया, शाबाश, बी पॉजिटिव। हम ये सोच के चलेंगे कि हम देते हैं, है ना? करते नहीं तो क्या वो सोच तो सकते हैं। हाँ सही है हाँ। मान लीजिए आपको 1 करोड़ की पॉकेट मनी मिली, जब सोचना ही है तो अच्छा सोचें। मान लीजिए आपको 1 करोड़ की पॉकेट मनी मिली तो आप 2 करोड़ दान क्यों कर दोगे? ये क्या बात हुई? तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब आपको इट्स लाइक कि आप जो आपके पास आ रहा है आप उसमें से बहुत कम ही बाहर देते हो, है ना? है ना? है ना? नेट कैसे निकलेगा? जो मेरे पास आया वो माइनस जो मेरे पास से गया वो। सही है ना? सही है ना? चलो है देखो नेट रेट कैसे निकला सर? जो एमिसिव था जो एब्जॉर्ब था उसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाला ई ए सिग्मा तो कॉमन ही आ जाएगा, तो बचेगा क्या? टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्या ये नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ चुका है या हीट फ्लो आ चुका है? देखो आया कि नहीं आया? क्यू एल, एल मतलब नेट, हम एन भी लिख सकते थे, नहीं आया समझ? आया क्यू एल बाई क्यू या नेट ही लिख दो। नेट रेट शुड इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 नहीं, अब की बार टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बता आया कि नहीं आया? देखो भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा टी की पावर 4? पागल है क्या भाई? भावना में मत बह जाना, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बहुत बढ़िया, ये मैथ्स वाले बच्चे हैं जो सामने बैठे हाँ बोल रहे हैं। अबे ई ए सिग्मा डेल टी की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? पागल है क्या? ये डेल टी की पावर 4 का मतलब समझते हो? ये ऐसे हो जाएगा टी माइनस टी नॉट की पावर 4, और ये अलग अलग है भाई, सब ठीक हो जाएगा इनके साथ एक दिन। मैं सोच रहा हूँ इनकी क्लास मैथ्स की सबसे ज़्यादा लग रही थी ना, मैथ्स की क्लास सबसे ज़्यादा लग रही ना, शाबाश कम करवा देते हैं ऐसे तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, सब बढ़िया। चले फिर आगे सुनो फिर। ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा।
और आप समझें सच ये है कि ये फॉर्मूला काम भी आएगा, ये फॉर्मूला काम भी आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर एक बॉडी किस एनवायरनमेंट में रखी है तो उसका नेट फ्लो कैसा है। सही बात है ना यार, कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नेट कितना आ रहा है। मान लो मेरी सैलरी 1 लाख है नहीं वैसे, मान लो मेरी सैलरी मान लो 1 लाख है, उसमें से 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, तो नेट कितना आया 90। तो इंपॉर्टेंट क्या है 1 लाख के 90? इंपॉर्टेंट तो कहना सर दोनों है, टैक्स आए पैसे आएंगे नहीं काटेगी कहाँ से, मगर मेरे लिए एग्जैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट 90 है, क्योंकि जो कट गया उसका मैं क्या ही कर लूँगा। सही है ना यार, बस इसलिए नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात देखना बेटा, ये किसका रेट बता रहे हो आप, हीट का कि टेम्परेचर चेंज का? किसका एक्सचेंज बता रहे हो, हीट का कि टेम्परेचर चेंज का? ये तो आप हीट का रेट बता रहे हो ना। अगर कोई कहे यार एक बात बताओ, यहाँ पे बॉडी है और ये गर्म है और बाहर वाला रूम टेम्परेचर ठंडा है, तो जैसे जैसे हीट इधर से इधर नेट फ्लो इधर से इधर होगा, मतलब क्या बॉडी में से बाहर की तरफ होगा, अबे तो उसका टेम्परेचर भी तो डाउन होगा। अबे एक गर्म बॉडी में से हीट बाहर जा रही है तो उसका टेम्परेचर कम तो होगा ही, सोच कर उसमें, है ना। कोई बोल रहा है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या एक झटके में कम हो जाएगा क्या, या फिर टेम्परेचर का भी रेट होगा? टेम्परेचर का भी रेट होगा। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज कि अब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर का रेट कितना है आपका। तो सर क्या कौन सी बड़ी बात है, अभी बताते हैं कैसे। क्यू को एम एस डेल्टा टी से पलट दो। अबे क्यू क्या है, हीट, और हीट को टेम्परेचर के साथ रिलेट करना हो सॉलिड बॉडी का, तो हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब के बार तो गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं ना हम, तो एस तो मतलब है ना, हमें पता है एस का स्पेसिफिक हीट। चल तो फिर क्यू को मैंने क्या बदल दिया, एम एस डेल्टा टी, क्यू को पलटा मैंने एम एस डेल्टा टी, ये रहा एम एस डेल्टा टी। माइनस क्यू लगाया वो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी ठंडी हो रही है, और ठंडी हो रही है तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्या फाइनल टेम्परेचर कम रहा होगा पहले इनिशियल टेम्परेचर से, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग माइनस साइन है। गॉट इट, ध्यान लगाओ। क्या क्यू को पलटा एम एस डेल्टा टी, मतलब इट्स क्यू को एम एस डेल्टा टी या एम एस डी टी? अब बात तो एक ही है ना, डेल्टा मतलब एवरेज और डी मतलब इंस्टेंटेनियस। अच्छा डी टी, इस एम एस को उधर ले लो, ई ए सिग्मा तो था ही, अपॉन में एम एस भी आ गया। इधर क्या बचा, माइनस के इधर की जगह इधर लगा दिया मैंने, डी टी ओवर डी टी। समझते हो क्या? पक्का। माइनस ई ए सिग्मा, यार ये तो सब वैसे के वैसा ही है, बस मैंने करा ही क्या है, मैंने हीट कैपेसिटी या फिर एमएस को नीचे तो लिख लिया है। ध्यान समझो, जब मैं ये बोलूं डी क्यू बाई डी टी, इसे बोला जाता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और जब मैं बोलूं डी टी ओवर डी टी, इसको बोला जाता है रेट ऑफ कूलिंग। अब एग्जाम में ना ये इसलिए रेट ऑफ कूलिंग में माइनस आता है, आप माइनस को इग्नोर करके नॉर्मली भी कर सकते हो, लास्ट में माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस तो आएगा इसलिए क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडा हो रहा है ना बॉडी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। कभी कभी एग्जाम में वो आपसे रेट ऑफ कूलिंग पूछता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछता है। भाई हीट मतलब क्यू, कभी आपको सर इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा है, तो बड़ा पॉजिटिव भी तो हो सकता है, यही निकाल देते हैं ना। हीट बोले मतलब एनर्जी की बातें कर रहा है, मतलब क्यू की बातें कर रहा है, और कूलिंग बोले तो टेम्परेचर की बातें कर रहा है, तब वो हीट की नहीं कर रहा, तब आप हीट मत निकाल देना। ये एक तरह से टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। कूलिंग मतलब टेम्परेचर की बातें करो, हॉटनेस भी मतलब टेम्परेचर की बातें करो, हॉटनेस में भी, हॉटनेस में और कूलिंग में। वैसे हॉटनेस एग्जाम में कम आता है, कूलिंग ही ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी हॉटनेस और कूलिंग मतलब टेम्परेचर की बात करो, हीट मतलब एनर्जी या को क्यू की बातें करो। समझ गया बेटा, समझ गया सब लोग समझ गए ना बेटा। चलो, तो फॉर्मूला तैयार है आपके पास, माइनस साइन इसलिए क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग, और अगर देख ये रहा, ठीक है, चलो कर डालो। फॉर्मूले नोट कर लो बेटा पहले, वैसे नोट्स आपके पास हैं पर फिर भी फॉर्मूले नोट कर लो, सो दैट अभी जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो आप कर पाओ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, आई होप सो आपने कर लिया होगा, यहाँ पे भी जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने सबने कर लिया है। लेट्स ट्राई। रेट ऑफ हीट लॉस इज ग्रेटर, पहले बात बताओ, हीट लॉस की बातें करूं तो फॉर्मूला डी टी बाई डी टी के डी क्यू बाई डी टी, बताओ सब लोग कमेंट्स में। बेटा रेट ऑफ हीट की बात करूं तो डी क्यू बाई डी टी,
हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी, और कूल मतलब डी टी बाई डी टी। यही तो बोला था मैंने, अभी तो बोला था 5-10 मिनट पहले। भाई हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी, और कूलिंग मतलब डी टी बाई डी टी। बताओ समझते हो क्या? सब लोग समझते हो क्या? चलो फिर हीट मतलब, सर हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी। फॉर्मूला क्या था? हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी। फॉर्मूला क्या था? एम ई ए सिग्मा, आगे बोलो, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बताओ ये सब समझते हो क्या? पक्का? ध्यान से देख, सर वो कह रहा है इसमें और इसमें मटेरियल भी सेम है, बाकी सरफेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब देखो ई सेम है, हाँ, सिग्मा सेम है, हाँ, क्या इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम है? हाँ, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अबे तो एरिया अलग अलग है, तो डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिख रहा है क्या? और एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होता है ना? स्फेयर है भाई, तो एरिया क्या होएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे मतलब क्या, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर वन ज़्यादा है कि आर टू ज़्यादा है? आर वन ज़्यादा है, आर वन ज़्यादा है मतलब क्या ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो क्या है, डी क्यू बाई डी टी भी इसका ज़्यादा है। मतलब तो रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज़्यादा होगा? आर वन का। बताओ आया कि नहीं आया? अरे मैं तो कह रहा हूँ फिर से तुमने वही गलती करी, इतनी मेहनत क्यों करी? तुम्हें अभी अभी स्टोरी सुनाई थी, मोटे वाले में से ज़्यादा तेज हीट बाहर जाती है कि पतले वाले में से? बात खत्म। समझ पाए कि नहीं? कोई बात नहीं, बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे कर पाए कमेंट्स में बेटा, सब लोग बताना एक बार। पक्का सबसे हो रहा है? ठीक है फिर देख बेटा, रेट ऑफ कूलिंग देख ले। रेट ऑफ कूलिंग किसका ज़्यादा है? मतलब ये रेट ऑफ कूलिंग क्या है, अब ये बार एक बार देखेंगे। हाँ बेटा, रेट ऑफ कूलिंग क्या है? डी टी बाई डी टी, सही है ना? फॉर्मूला माइनस माइनस इग्नोर करो भाई, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं ना हम फिलहाल। माइनस तो इसलिए क्योंकि कूलिंग है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, अच्छा, अपॉन में एम एस। अब गेम मेरी बात समझना, ध्यान दे, ई कांस्टेंट हाँ, सिग्मा कांस्टेंट हाँ, ये कांस्टेंट हाँ, एस कांस्टेंट हाँ, क्योंकि मटेरियल सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है। अच्छा भाई, एरिया अलग अलग है क्या? हाँ, रेडियस अलग अलग है ना, तो एरिया अलग अलग है। मास अलग अलग है क्या? हाँ, एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है, सेम सॉरी सेम मटेरियल का। ऐसे नहीं है कि एक आयरन है एक कॉटन है, सर मास तो सेम हो सकता। अबे एक मटेरियल है, मतलब ऐसे नहीं सर 1 किलो की कॉटन तो इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, और 1 किलो का आयरन तो इतना सा होता है, तो ऐसा तो हो सकता है ना साइज में बड़ा। अबे तो वो तो जब ना जब मटेरियल चेंज हो जाए, मटेरियल सेम है, सरफेस फिनिश मतलब सब कुछ सेम है, और फिर भी साइज अलग अलग है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मास अलग अलग हो। पक्का? आपकी बॉडीज़ में भी बोन है, मसल्स हैं, आइज़ हैं। मेरी बॉडीज़ में, बॉडीज़ बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी में भी बोन है, मसल है, आइज़ है, ठीक है ना? लेकिन अगर मेरे अंदर सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा सा लग रहा है, तो मैं मोटा गेंदा सा, तो मास तो ज़्यादा होगा ना। मतलब मास अलग अलग है बच्चे, समझता है क्या? चल सुन ध्यान से, कैन आई राइट एज दिस, इसको 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 ये कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते। एरिया को देखते हैं, क्या एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे मास, मास को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ऑब्जर्व इट, डेंसिटी तो दोनों में सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, बाकी सब कांस्टेंट है। ध्यान से देखना ज़रा, सर करना क्या चाह रहे हो? देख क्या आया, डी टी बाई डी टी, बाकी सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन आ रहा है 1/r के, ना कि r के। अरे 4/3 तो कांस्टेंट है ना भाई, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, पाई से पाई उड़ा दे चाहे तो, मतलब चीज़ें कांस्टेंट है। हमें बस ये बताना था ना ज़्यादा किसका कम किसका, तो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, चीज़ें कांस्टेंट है ना। रिलेशन क्या आया, डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर बढ़ेगा तो डी टी बाई डी टी घटेगा। मतलब अगर बड़े वाला है तो उसका डी टी बाई डी टी कम है, मतलब बड़े वाला ठंडा देर में होगा। बड़े रेडियस बढ़ेगा तो उसका डी टी बाई डी टी कम है, बड़े वाला ठंडा देर में होगा। नहीं आया फील? देखो उल्टा फुल्टा तो नहीं बता रहा, सही है ना सब? रेडियस ज़्यादा, डी टी बाई डी टी कम, प्रूव्ड है ना बच्चे, प्रूव्ड है। समझते हो? आपको मैं रीज़न एक और भी, आप ऐसे भी समझ लो,
आप सोचो मैं एक छोटा सा आइस क्यूब है वो यहाँ रख देता हूँ, वो जल्दी पिघल जाएगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा आइस स्लैब, देखा आपने मार्केट में आइस स्लैब आते हैं बहुत बड़े बड़े बड़े, वो जल्दी पिघल जाएगा कि छोटा सा क्यूब जल्दी पिघल जाएगा? आइस स्लैब ओके भाई, वो छोटा सा क्यूब पिघल जाता है ना, उसे तो यहाँ रखो ऐसे पिघल जाता है। और इतना बड़ा वो सब रखे रहते हैं भाई, 2-2 3 घंटे के मार्केट में रखे रहते हैं, वो नहीं पिघलते हैं। जो बड़ा है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। जो छोटू है उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम होता है। सर लेकिन हीट, तो भाई हीट अलग है, हीट ट्रांसफर उसका ज़्यादा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर का चेंज या टेम्परेचर का रेट बड़े वाले का धीरे धीरे। रीजंस आपके सामने प्रूव्ड है। बताओ आया क्या सबको समझ? आया सबको समझ पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए वन मोर बेटा, ट्राई करिए। चलो एक एक करके करते हैं यार, क्योंकि ये पूरा तो डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा। चलो करो, ट्राई करो। मतलब एक सॉलिड वाला स्फेयर है, एक हॉलो वाला स्फेयर है, ये अंदर से खोखला है, ये अंदर से भी सॉलिड है। समझ गए? क्वेश्चन आपके सामने। ओके आई होप सो सबने कर लिया होगा, मजा आ रहा सबको। चलो ट्राई करते हैं। देखिए सर पहले क्या कह रहा है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। हॉलो को ये जस्टिफाई करने के लिए कि हॉलो स्फेयर है, पहली बात तो ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है, बॉल है। एक बॉल है, आपने ऐसे देखा होगा लेदर की बॉल आती है, उसके अंदर भी मटेरियल होता है, लेकिन एक हवा वाली बॉल आती है, उसको मतलब हम ऐसे बचपन में खेलते थे उसे प्लास्टिक वाली बॉल से, उसके अंदर तो हवा है, उसके ऊपर ऊपर मतलब इट्स लाइक शेल ही है खाली, वो वैसा कुछ है। ये थोड़ा ही अच्छा क्वालिटी का है तो थोड़ी मोटा है इसका प्लास्टिक, बस समझता है। चल ट्राई करते हैं। वो कह रहा है टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग का मटेरियल सेम है, सरफेस सेम है, मतलब ज़्यादा तो सारी चीज़ें सेम है ही। फिर से वही बात आ जाती है, ई सेम है, ई सेम है। एरिया के बारे में भी रुको बात करते हैं। ई सेम है, डेल्टा टी सेम है, मतलब वो टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4 सेम है ना। एस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। तो मास और मास में और एरिया में ही खेल खेलना है। चलो शुरू करते हैं, खेलना खेल शुरू करते हैं। मेरे को इतना बताओ, इसका एरिया, एरिया मतलब हवा कितने पोर्शन से टच हो रही है, इसमें भी और इसमें भी, ध्यान से सोचो। सेम सेम सर, क्यों? बॉल आपने लेदर की रखी सेम रेडियस की, या फिर हवा ये एयर वाली रखी, प्लास्टिक वाली रखी। जो एयर टच हो रही है उसके सरफेस से, वो सरफेस तो दोनों का सेम होगा, 4πr², है ना। क्योंकि इस बार एरिया सेम है, रेडियस सेम है, तो क्या एरिया सेम है? बोल हाँ या ना, एरिया सेम है या नहीं? बोलो बेटा कमेंट्स में हाँ या ना। हाँ सर एरिया सेम है, परेशान मत होना बेटा, अंदर से मटेरियल नहीं है उससे एरिया चेंज नहीं होता, याद रखो। एरिया दोनों का सेम है, क्योंकि एरिया सेम है तो dq/dt इज इक्वल टू ए सिग्मा डी, दिस सिग्मा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। एरिया के बारे में बात करें, 4πr², अरे वो सेम है तो ये सब सेम है, तो ये भी तो सेम है। आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना एक बार कमेंट्स में कितने बच्चों का सही आया था, बताओ जल्दी से कितनों का सही आया था। मतलब जिनका नहीं आया वो भी बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कितनों का सही आया था। इनका तो मुझे पता है। सही था क्या तेरा? तेरा सही था, तेरा सही था बेटा, बहुत बढ़िया, 50% की रेशियो चल रही है। अच्छा आगे देखो सर, वो खोखले वाले का क्या करें। देख बेटा, क्या अभी अभी तूने देखा था कि ये सेम है, अगर मैं यहाँ dt/dt लिख दूं तो क्या डिवाइड में ms आता है बस, तो ये तो सब सेम है ही। dt/dt डिवाइड में ms, इसमें s भी सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं dt/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? बोला है कि नहीं है? तो ऐसा है, ऐसा है। आगे मेहनत कराने से ज़्यादा तुम मुझे फील से बताओ, मास किसका ज़्यादा होगा, हॉलो वाले का कि सॉलिड वाले का? क्या ये फालतू में हम टेंशन ले रहे? डेंसिटी सेम है तो उसकी वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा, मास किसका ज़्यादा होगा भाई? सॉलिड वाले का। ये सोचने की क्या बात है, भारी कौन होगा, प्लास्टिक वाली बॉल या वाली बॉल? अगर मटेरियल सेम होता तो, अगर होता तो, ऐसा होता नहीं, सॉलिड वाला। तो बस सीधी सीधी बात है, जिसका मास ज़्यादा उसका dt/dt कम। तो टेम्परेचर किसका धीरे धीरे डाउन होगा? सॉलिड का। हीट किस में से धीरे धीरे निकलेगी? दोनों में सेम। ये तो निकाले हो, बताओ आया कि नहीं आया? सबको क्लैरिटी है ना? फॉर्मूला बढ़िया से फील कर गए, क्वेश्चन सबको फील कर गए, या कभी ना कभी आ रखे बेटा, या तो नीट में है जेई में है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है कोई सा भी। ओके चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो बेस्ट ऑफ लक।